हम बात करें एक्सरसाइज ये सब का, लोग बोलते भी हैं कि मैंने ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करने से भी मुझे जॉइंट पेन्स आ गया, मुझे मेरा जो भी बीच में जो प्रॉब्लम जूस होता है वो ख़त्म हो गया, ऐसे भी सुनते हैं ना हम। ये सही है या मिथ है? नहीं नहीं, देखिए, हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए। जी। राइट। अगर आप बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहे, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब आप मूव नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्टिफनेस बढ़ता चला जाएगा। और आजकल जो है कि बहुत ज़्यादा, यानी स्पेशली ये जो मैंने देखा गया है कि वेट कम करने, जल्दी कम करने के चक्कर में जो बहुत ज़्यादा एरोबिक्स और एक साथ, तो एक लिमिट होती है, बॉडी आपको सिग्नल देती है कि भाई अब रुक जाना है। तो उन केसेस में एक्यूट इंजरी होगा, लिगामेंट टेयर हो जाएगा आपका, और उसकी वजह से फिर बोन आपके डैमेज होने लगते हैं वगैरह। तो ओवर भी नहीं करना है और बिल्कुल ही नहीं करना है, नहीं, एक मॉडरेशन होना चाहिए, बट डेफिनेटली एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो डॉक्टर अतिया जी, आप मुझे ये बताइए कि आजकल की लड़कियां बहुत डाइटिंग के चक्कर में भी रहते हैं, और इससे हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हेमोग्लोबिन परसेंटेज कम होना, एनीमिक हो जाना और हार्मोनल इम्बैलेंस होना, या नहीं तो डाइटिंग नहीं है तो कोई भी चीज़ से हमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं, या थायराइड, पीसीओडी, ये सब भी होते हैं। तो क्या हमारे जॉइंट्स पे भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस का इफ़ेक्ट पड़ता है? हार्मोनल इम्बैलेंस का इफ़ेक्ट इतना नहीं, जितना जो डाइटिंग करने वालों से गलती क्या होती है कि वो लोग इतना कम खाते हैं कि यानी न्यूट्रिशन, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, आपका ग्लूकोसामाइन, आपका जो कॉन्ड्रोसाइट्स वो है कम होने लग रहा है ना, डैमेज होने लग रहा है। तो आप खाना ही नहीं खा रहे हो, कैल्शियम आपको बॉडी में नहीं बन रहा है बराबर से, हेल्दी फूड खा रहे हो तो मिनरल्स विटामिन आपको बराबर मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ही, यानी फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिल्कुल खाना नहीं है, वो उस तरह की डाइटिंग तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी मैं। और डेफिनेटली हार्मोन्स का इफेक्ट होता है बॉडी पे, क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेनोपॉज में जब पीरियड्स रुक जाते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होने लगता है। ओके। हाँ, तो हार्मोन्स का इफेक्ट होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे, और फिर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट होता है जॉइंट्स पे। तो इस तरह से ये डेफिनेटली रिलेटेड है। ओके, तो ये सब हमें डायग्नोस कैसे करते हैं? कोई टेस्ट होता है, या ब्लड टेस्ट होता है, या फिजिकली डॉक्टर टेस्ट करके बताता है? हाउ डू वी डायग्नोस? डेफिनेटली फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी डिजीज़ेज आपको जस्ट देखने से भी समझ में आ जाती है, जैसे गाउट है जिसमें टोफा होते हैं, सूजन आ जाती है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। रूमेटाइड आर्थराइटिस में उंगलियां लोगों की टेढ़ी होने लगती है, जॉइंट स्वोलन अप हो जाते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब फिजिकल एग्जाम करते हैं तो एक क्रैकलिंग साउंड आता है। मगर इसके अलावा भी डेफिनेटली एक्सरे सजेस्ट करते हैं हम लोग। अगर बहुत ज़्यादा पेन है और सीवियर है और मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो एमआरआई और सिटी स्कैन भी सजेस्ट किया जाता है। और ब्लड टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें स्पेशली आरए फैक्टर, एंटीसीसीपी, ये सब देखने से पता चलता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटाइड आर्थराइटिस है। ओके, तो एक बार हमें पता चलने के बाद हम यूजुअली ट्रीटमेंट्स के लिए हम यूजुअली इंग्लिश मेडिसिन यूज़ करते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं, और कई कई लोग फिजियोथेरेपी में जाता है। तो क्या हम होम्योपैथी को भी पहले से ऑप्शन में लेने से ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा? डेफिनेटली होगा, देखिए, क्योंकि कोई भी डिजीज़ जब, और यानी आप जितना उसको क्रॉनिक करोगे तो सिर्फ होम्योपैथ के लिए नहीं, किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको पकड़ना, उसको ट्रीट करना, क्योंकि जितना आप उस चीज़ को बढ़ा कर आओगे फिर डॉक्टर के लिए उतना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जाता है आपको क्योर करना। तो जैसे ही मैं तो कहूँगी, अगर किसी को पेन हो रहा है, एक बार हो रहा है, ठीक है, आपने होम रेमेडीज़ कर लिया, लेकिन बार बार हो रहा है, इट इज़ लाइक अलर्ट साइन, आपको अलर्ट होना है, फौरी तौर पे उसकी जांच करवानी है, चेकअप करवाना है। और येस, होम्योपैथी में भी अगर आप पहले आओगे तो हम आपको कंप्लीट क्योर जो है ना, बाद में भी आओगे तो ऐसा नहीं कि क्योर नहीं होगा, लेकिन जब पहले आ जाते हो आप तो जल्दी से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा और जल्दी क्योर हो सकता है आपका। ओके, तो होम्योपैथी में कैसे ट्रीटमेंट होता है, आप थोड़ा बता सकते हैं हमें? जी, सबसे पहले ऐसे कॉजेज़ भी मैंने बताए हैं कि जी। कॉजेज़ ही जॉइंट के इतने सारे हैं। तो किसी भी डॉक्टर के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले जो कोई भी जॉइंट पेन से आता है तो पता करना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या हो रहा है, एग्जैक्टली इसे क्या हुआ है। फिर ये तो हो गया डिजीज़ डायग्नोसिस। उसके बाद होम्योपैथी में जैसे पेन है, तो जनरली दूसरे पैथीज़ में है कि सेम मेडिसिन सबको एक जैसा रहता है, लेकिन फिर डोज अलग होगा। लेकिन होम्योपैथी में पूरा का पूरा मेडिसिन ही बदल जाएगा आपका, बेस्ड ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप मुझे बता रहे हो कि बर्निंग पेन है, मेडिसिन डिफरेंट। आप बोल रहे हो कटिंग पेन है, स्टिफनेस हो रहा है, मेडिसिन इज़ डिफरेंट। पुलिंग पेन है, मेडिसिन इज़ डिफरेंट। तो होम्योपैथी में जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपकी सारी डिटेल्स लेगा
इवन पेन के दौरान आपका फिज़िकल्स कैसे हैं, यानी आप बहुत स्वेट हो रहे हो या ठंडी लग रही है आपको, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करके जब होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉट ओनली पेन विल सबसाइड, जो उसका रूट कॉज है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। जी, तो यूजुअली अगर आपके पास कोई मॉडरेट पेन से आर्थराइटिस से सफ़र करते हुए आपके पास आया है, तो कितना कितना दिन में या कितना ड्यूरेशन में ये पूरा कम हो सकता है? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो एक इनिशियल स्टेजेस में डेफिनेटली कंप्लीटली कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उसमें अगर मेडिसिन अगर आपको सही मेडिसिन मिल जाए और सही टाइम पे मिल जाए तो ग्लूकोसामाइन और कार्टिलेज रीजनरेट भी हो सकता है, लेकिन आफ्टरवर्ड्स इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसको कंट्रोल करना होगा। लेकिन अगर आप टाइम में बात करेंगे, कोई पेन के साथ मेरे पास आया है तो 2-3 महीने में पेन तो सबसाइड हो जाएगा, बट कोई भी पेन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको उसके लिए लंबा इलाज लेना पड़ेगा। हो सकता है साल 2 साल तक भी आपका ट्रीटमेंट चले। सिमिलरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी एक ही ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो पेन तो जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन वो ऑटो इम्यूनिटी जो आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ जो अंदर बन गई है उसको रिवर्स करने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। अच्छा, तो अभी मतलब आपके पास ट्रीटमेंट में यूजुअली दूसरे ट्रीटमेंट्स में फिज़ियोथेरेपी, ऑयल मसाजेस ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी रहता है। सो होम्योपैथी में भी ये सब सजेस्ट करते हैं या सिर्फ मेडिसिन्स नहीं होता है? नहीं, क्यों नहीं, वो सी हर पैथी एंड एवरी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स। तो मसाज करना या फिर अगर जो भी हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन कर रहे हो, या आप कायरोप्रैक्टर के पास जा रहे हो, फिजियोथेरेपी तो मैं खुद भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी गुड साइंस। लेकिन ये जो है ये इट्स अ सपोर्ट, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो तो इंटरनल ज़रूरी है, क्योंकि अंदर जो चल रहा है उसको मेडिसिन ही क्योर करेगी। राइट। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली विल हेल्प यू। अच्छा, सो डॉक्टर आतिया जी, आपने जॉइंट पेन्स के बारे में पूरा जानकारी दिया है और फाइनली जो जॉइंट पेन्स, क्योंकि बहुत एज के बाद भी ये जॉइंट पेन से बहुत लोग सफ़र करते रहते हैं। उन लोग ऐसे सोचते हैं कि ये अभी हम ट्रीटमेंट करके भी क्या करें, दे विल सफ़र लाइक दैट विद पेन्स एंड इन्फ्लेमेशन एंड ऑल। तो उन लोगों को एज अ डॉक्टर व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट? नहीं, मैं इस जॉइंट पेन ही नहीं, जब मैं तो हर डिजीज़ में भी कहूँगी कि जी। हमारी एज हो गई है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है एंड मूव ऑन करना है। नहीं, आजकल साइंस इतना बढ़ गया है, होम्योपैथी में खुद इतनी रिसर्च बढ़ गई है जो पहले शायद पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब होम्योपैथी में वो मेडिसिन हैं जो इवन सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छा है, नॉट जस्ट इन जॉइंट पेन, इन एनीथिंग। तो प्लीज़ रीच आउट टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास आएँ, उसका हल है, इलाज है, उसको लेकर नहीं एक्सेप्ट करके वो पेन के साथ नहीं रहना है। डेफिनेटली इसका इलाज है। आपको ठीक है, पूरी तरह से नहीं, आप भागने दौड़ने नहीं लग रहे, लेकिन आपका जो पेन है, जो दर्द में आपको बिल्कुल बेटर हो जाएगा। तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास आएँ, कंसल्ट करें।